चैप्टर 3 पार्ट 9। इसमें हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच ऑर्डर और एट एनी टाइम देयर आफ्टर। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ट्रिब्यूनल किसी भी टाइम या किसी भी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग में ऑर्डर कर सकता है। तो इसमें लिखा है दैट द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन XYZ may be exercised at the time of making such order or at any time thereafter. The provision therefore envisage exercise of power at the very point of the time of making order, meaning thereby before the order is passed। तो ये पूरी वही बात कह रहा है कि एट एनी टाइम मेकिंग ऑर्डर मेड करने के बाद पहले कभी भी आप ऑर्डर कर सकते हो, कुछ भी किसी भी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग में आप ऑर्डर कर सकते हो। द एक्सप्रेशन विच फॉलोज नेमली एट एनी टाइम देयर आफ्टर लैंड फर्दर सपोर्ट टू द कंस्ट्रक्शन, नेमली दैट बिफोर द ऑर्डर इज साइन द पावर कैन बी एक्सरसाइज अंडर द अर्लियर पार्ट ऑफ द प्रोविजन एंड आफ्टर ऑर्डर इज साइन द पावर कैन बी एक्सरसाइज अंडर द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रोविजन। तो द एक्सप्रेशन और एट एनी टाइम देयर आफ्टर लीव्स नो रूम फॉर डाउट दैट द प्रेसिडिंग पार्ट कंटेम्पलेट एक्सरसाइज ऑफ पावर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रायर टू मेकिंग द ऑर्डर। ओके, ये तो बहुत ही बेसिक सा कुछ था, केस कुछ काम का नहीं लगता। इसके बाद अगला है मॉडिफिकेशन वर्ड क्या होता है, उसके मीनिंग अपन सीखेंगे। तो मॉडिफिकेशन वुड मीन एडिशन टू द स्कीम और ओमिशन देयर फ्रॉम सोलली फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग इट वर्केबल। तो कोई स्कीम में कुछ एडिशन करना या कुछ उससे ओमिशन करना ताकि वो स्कीम चल जाए, उसको मॉडिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद अगला केस है रिकन्स्ट्रक्शन है या अमालगमेशन है। ये स्कीम रीड करने से पता लगेगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि रिस्ट्रक्शन या और अमालगमेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो इसमें लिखा है देयर इज़ नो पार्टिकुलर मीनिंग इन द वर्ड, अच्छा देयर इज़ नो पार्टिकुलर मीनिंग ऑफ द वर्ड रिकन्स्ट्रक्शन और द वर्ड अमालगमेशन। इट हैज़ टू बी फाउंड आउट फ्रॉम द स्कीम रीड एज अ होल। अच्छा, तो जब आप स्कीम को रीड एज अ होल करेंगे तभी आपको पता चलेगा वेदर इट इज़ अ केस ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन और वेदर इट इज़ अ केस ऑफ अमालगमेशन। अगला केस कहता है कोर्ट सिर्फ इसलिए ही अप्रूव नहीं कर देगा कि मेजोरिटी ने पास कर दी है स्कीम। कोर्ट देखेगा स्कीम फेयर है या नहीं। तो इस केस में ऐसा ही लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ओपिन दैट कोर्ट बिफोर whom scheme of amalgamation is placed for sanction is not expected to put its seal of approval on scheme merely because majority of the shareholder have voted in favor of the scheme। तो कोर्ट सिर्फ इसलिए अपनी सील ऑफ अप्रूवल नहीं लगा देगा कि मेजोरिटी ने भाई अप्रूव कर दी है। Since the scheme which gets sanctioned by the court would be binding on dissenting minority shareholder or creditor, क्योंकि ये स्कीम जो है माइनॉरिटी पे भी बाइंड करेगी, तो कोर्ट इज़ ऑब्लिज्ड टू एग्जामिन स्कीम इन इट्स प्रॉपर पर्सपेक्टिव टुगेदर विथ इट्स वेरियस मैनिफेस्टेशन एंड रेमिफिकेशन विथ अ व्यू टू फाइंड आउट वेदर स्कीम इज़ फेयर जस्ट एंड रिजनेबल। तो कोर्ट को एग्जामिन करना पड़ेगा कि स्कीम जो है फेयर जस्ट और रिजनेबल है कि नहीं सभी के लिए, एंड इट इज़ नॉट कॉन्ट्ररी टू एनी लॉ। इसके बाद अगला केस कहता है वेयर स्कीम कन्फर्म्ड it bound creditor whether or not they might have specifically consented to such scheme। तो स्कीम अगर कंफर्म हो गई तो सभी क्रेडिटर को बाउंड करेगी, चाहे उन्हें कंसेंट दी हो या नहीं दी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला इंटरेस्टिंग केस है विकीकिड्स वर्सेस अवांटेल लिमिटेड। विकीकिड्स वर्सेस अवांटेल लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट केस लगता है मुझे। इसमें लिखा है अ नॉन लिस्टेड कंपनी विकीकिड्स लिमिटेड, जो कि ट्रांसफरर कंपनी है, विश टू अमालगमेट विथ अवांटेल लिमिटेड। तो विकीकिड्स चाहती थी अवांटेल के साथ अमालगमेट होना, लिस्टेड कंपनी जो कि लिस्टेड कंपनी है। द एंटिटी कलेक्टिवली रेफर टू एज अपीलेंट, इन दोनों को अपीलेंट कहा गया क्योंकि इनने अपील करी है। ओके, द एंटिटीज हैड प्रपोज द स्कीम ऑफ अमालगमेशन एंड अप्रोच द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ओके, तो इन लोगों ने स्कीम ऑफ अमालगमेशन बनाई और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को अप्रोच किया है। Pursuant to the direction of High Court, the scheme was approved by the shareholder of the transferee company। और हाई कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से जो है इस स्कीम को अप्रूव कर दिया गया। इन द मीन टाइम द व्यू ऑफ द NCLT वाइड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NCLT वाइड नोटिफिकेशन dated December 2016
द केस वाज ट्रांसफर टू NCLT। तो इसी दौरान जो NCLT का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो फिर केस NCLT को ट्रांसफ़र कर दिया गया। द अपीलेंट अकोरेंटली फाइल सेकेंड मोशन बिफोर द हैदराबाद बेंच ऑफ NCLT। तो फिर अपीलेंट ने क्या किया कि NCLT पे ही NCLT के सामने जो है इन्होंने पेटिशन डाल दी। इसके बाद आगे लिखा है द NCLT ऑब्जर्व दैट अपीलेंट हैड कॉमन प्रमोटर सच दैट द प्रमोटर ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी होल्ड 99.90% ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। तो NCLT ने ऑब्जर्व किया कि जो अपीलेंट है वो कॉमन प्रमोटर है, दोनों ही कंपनी में सेम ही प्रमोटर है, क्योंकि जो ट्रांसफरिंग कंपनी जो प्रमोटर है वो 99.90% जो है शेयर जो है ट्रांसफरर कंपनी के होल्ड करके बैठे हैं। दस द NCLT इन द लाइट ऑफ इट्स एनालिसिस held that the entire scheme was designed in a manner to extend financial benefit of 12 करोड़। तो वो स्कीम इस तरीके से बनाई गई है कि 12 करोड़ का फ़ायदा हो जाए इन प्रमोटर्स को। इसमें आगे लिखा है ओनली द कॉमन प्रमोटर, ओनली टू कॉमन प्रमोटर्स ही प्रमोटर्स को, इवन थो द ट्रांसफरर कंपनी हैड नो बिजनेस एंड लिटिल नेटवर्थ। तो ट्रांसफर कंपनी की तो कोई वैल्यू वगैरह ही नहीं थी, 12 करोड़ की बात थी। फिर इसमें आगे लिखा है इन व्यू ऑफ सच ऑब्जर्वेशन द NCLT हेल्ड द स्कीम टू बी अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड रिफ्यूज टू अप्रूव द सेम। द NCLT अपहेल्ड द ऑर्डर ऑफ NCLT। तो पहले तो NCLT ने कह दिया कि रिफ्यूज़ कर दिया इसको उनको अप्रूव करने से, फिर NCLT में गए तो NCLT ने भी NCLT को सही ठहराया as it result in undue advantage to the promoter of the amalgamating company। तो अमालगम जो प्रमोटर है उनको अनड्यू एडवांटेज हो रहा था, इसलिए इसको हटा दिया, रिजेक्ट कर दिया बेसिकली। इसमें आगे अगला केस देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 4 महीने जो 235 में जो दिया हुआ था डिसेंटिंग शेयर होल्डर को, वो मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है। 4 महीने के अंदर अंदर करना होता है आपको जो भी करना है। तो सेक्शन 235 डज नॉट रिक्वायर द ऑफर मस्ट बी केप्ट ओपन फॉर एटलीस्ट 4 मंथ। ऐसा नहीं कह रहा है, वो कह रहा है 4 महीने में ख़त्म करो। 4 मंथ इज़ द मैक्सिमम पीरियड विच इन विच द ऑफर इज़ टू बी एक्सेप्टेड। इसके बाद अगला केस जो है वो कहता है मर्जर होने के बाद ट्रांसफ़र कंपनी का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट केस है, राधे श्याम अग्रवाल वर्सेस बैंक ऑफ राजस्थान केस का नाम है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रेयर्स ऑफ द पेटिशन, शुरू से पढ़ते हैं इसको। द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान ऑब्जर्व दैट द प्रेयर्स विच हैज़ बीन मेड बिफोर कंपनी लॉ बोर्ड हैज़ बीन incorporated in appeal, and as regard prayer of the petitioner appellant for investigating the affair of the respondent company, that is Bank of Rajasthan, after the Bank of Rajasthan stood finally merged under the scheme of amalgamation and approved by RBI। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि एक अपीलेंट था जो कि कोर्ट के पास गया और बोला कि इस कंपनी के अफेयर को इन्वेस्टिगेट करो, जो कि नाम है कंपनी का बैंक ऑफ राजस्थान, जो कि अमालमेट हो चुकी, मर्ज हो चुकी है दूसरी बैंक के साथ, और उसको जो है RBI ने अप्रूव भी कर दिया उस स्कीम को। तो ये फिर कैसे हो सकता है? तो इसमें लिखा आगे एंड द क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द अफेयर ऑफ द ट्रांसफरर बैंक ऑफ राजस्थान डज नॉट सर्वाइव एनी फर्दर। तो वही लिखा हुआ है कि ऐसा क्वेश्चन उठता ही नहीं है कि आप उसको कर सकते हो, क्योंकि जो है अमालगमेशन की स्कीम अप्रूव भी हो गई है, RBI ने भी अप्रूव कर दिया है, कोर्ट ने भी अप्रूव कर दिया है। आगे लिखा है द कंपनी लॉ बोर्ड इन इट्स इम्पग्नेट ऑर्डर हैज़ टेकन नोट ऑफ द अप्रूवल बीइंग ग्रांटेड बाय RBI। तो कंपनी लॉ बोर्ड ने भी यही कहा कि देखो RBI ने भी अप्रूव कर दिया, एंड ऑर्डर ऑफ अपेक्स कोर्ट, जो कि अपेक्स कोर्ट ने भी मतलब जो है इस स्कीम को अप्रूव कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दी थी, जो भी रेट एप्लीकेंट ने दी थी उसको रिजेक्ट कर दी थी, क्योंकि जो अटैक करा था उसने मर्जर पे वो बहुत सारे ग्राउंड पे किया था, वो किसी काम के ग्राउंड नहीं थे। द कंपनी लॉ बोर्ड हैज़ फर्दर नोटिस दैट अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज़ बीइंग रेज्ड इन द कंपनी पेटिशन, द पेटिशनर हैज़ आल्सो फाइल्ड सिविल सूट पेंडिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भिलवाड़ा, and when he failed to succeed in getting interim injunction and also from High Court, as on appeal being preferred, his company petition on the fact brought on record has rendered
इनफ्रुक्टिवस दैट इज़ यूजलेस, तो इसको यूजलेस बताया गया कि इस कुछ काम की नहीं। आगे लिखा है एनी आफ्टर द प्राइमरी ग्रीवियंस ऑफ अपीलेंट बीइंग फाइनली क्रिस्टलाइज, जो कि उसका फाइनली क्या ग्रीवेंस था उसको पता किया और डिफाइन कर दिया। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ट्रांसफरर बैंक ऑफ राजस्थान डज नॉट सर्वाइव एंड एनी फर्दर and the court is also of the view that the company law board has not committed any error in disposing the कंपनी पटिशन। तो उसने कोर्ट ने भी कहा कि देखो कंपनी बोर्ड ने भी सही करा, कोई एरर वेरर नहीं है इसमें, और देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कि इमर्ज कर रहा है, तो उसमें कोई हो ही नहीं सकता फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद। इसके बाद अगला टॉपिक आता है सेक्शन 237 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर अमालगमेशन ऑफ कंपनी इन पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अमालगमेट करने का कह सकती है कंपनीज को, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में अगर अमालगमेशन कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप, एटलीस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो फॉलो करो। प्रोटेक्टिंग ऑफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगला टॉपिक है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है पर इसमें बस इसे लिखा है तो थोड़ा पढ़ देते हैं कि ट्रिब्यूनल का जो है बहुत वाइटल रोल होता है। इट इज़ नॉट ओनली सुपरवाइजरी रोल बट प्रेगमेटिक रोल विच रिक्वायर द फॉर्मिंग ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इन्फॉर्म जजमेंट एज रिगार्ड टू फिजिबिलिटी और प्रॉपर वर्किंग ऑफ द स्कीम। तो स्कीम अप्रूव करने के पहले ट्रिब्यूनल को जो है बड़ा वाइटल रोल करना पड़ेगा, पहले इन्फॉर्म जजमेंट लेना है, इंडिपेंडेंट रहना है और देखना है कि जो है स्कीम ठीक है या नहीं, एंड मेकिंग सुटेबल मॉडिफिकेशन इन द स्कीम एंड इशूइंग अप्रोप्रिएट डायरेक्शन। तो जो अगर स्कीम में अगर मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी करो। उसके बाद अगला टॉपिक है द ट्रिब्यूनल कंसिडर माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाइल अप्रूविंग द स्कीम। ये भी फालतू का है, इसको भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पर इसको पढ़ लेते हैं एक बार। एज पर एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ द एक्ट अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर इन केस ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग बाय कंपनी। तो ट्रिब्यूनल का अप्रूवल चाहिएगा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग में, नॉर्मली वही फैक्ट सब कुछ दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है द स्कीम इज ऑल्सो रिक्वायर टू बी अप्रूव बाय शेयर होल्डर बिफोर इट इज़ फाइल्ड विद द ट्रिब्यूनल। तो अप्रूवल शेयर होल्डर का भी लगता है, हर जगह अप्रूवल है, तो कितना प्रोटेक्शन है माइनॉरिटी को, यही कहना चाहते हैं। द स्कीम इज सर्कुलेटेड टू ऑल द शेयर होल्डर along with the statutory notice of the court convening meeting and the explanatory statement under section 230 subsection 3। इसके अलावा लिखा है the notice of hearing of petition in form CA2 is also required to be published in newspaper। देखो न्यूज़पेपर में भी हम देते हैं as per provision of section 230 subsection 4 of the act member holding 10% more of the shareholding are entitled to file their objection before NCLT as a matter of right। और ये भी लिखा है देखो हमने 10% को जो है ऑब्जेक्शन देने के लिए भी राइट करा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको बचाने के लिए, और ये टॉपिक ख़त्म होता है। पार्ट 10 इसमें कुछ केसेस है जहाँ पे मर्जर अमालगमेशन को रोक दिया गया और कहीं पे मर्जर अमालगमेशन माइनॉरिटी नहीं रोक पाई। तो पहले है जहाँ माइनॉरिटी रोक पाई, तो पहला केस है पॉली कंटेनर लिमिटेड 10 वाला पॉली कंटेनर लिमिटेड दिनेश वी लखानी का केस। 10 वाला पॉली कंटेनर लिमिटेड दिनेश वी लखानी का केस। तो इसको पढ़ते हैं। देयर हैव बीन ओकेशंस व्हेन द माइनॉरिटी हैव रेज्ड ऑब्जेक्शन एंड हैव सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि माइनॉरिटी ने ऑब्जेक्शन रेज किया है और उन्होंने अरेंजमेंट की स्कीम को प्रिवेंट कर दिया है। अ लोन माइनॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ 10 वाला पॉली कंटेनर्स लिमिटेड Dinesh V. Lakhani has apparently forced the company to call off its merger plan with 10 wala Chemicals and Plastics India Limited. Lakhani had opposed the proposed merger on several grounds, including allegation of willful suppression of material facts and malafide intention of promoter in floating separate companies। तो दिनेश वी लखानी जो था वो एक लोन माइनॉरिटी मतलब सिंगल ही माइनॉरिटी शेयर होल्डर था। उसने जो है कंपनी के मर्जर प्लान्स को रोक दिया। उसने अपोज किया मर्जर को बहुत सारे ग्राउंड में, जिसमें कुछ ग्राउंड ये थे कि वो मटेरियल फैक्ट को विलफुली सप्रेस कर रहे हैं, इनका इंटेंशन मेलाफाइड है प्रमोटर्स का, और वो इसीलिए ये दूसरी कंपनी बना रहे हैं। तो फिर वो उसके जो एलिगेशन थे जस्टिफाइड थे तो वो मान गए। इसके बाद कुछ केसेस अब आएंगे जिसमें माइनॉरिटी की नहीं चली और मर्जर तो हुआ ही। तो इसमें पहला केस है इन केस ऑफ पार्के डेविस इंडिया लिमिटेड। पार्के डेविस इंडिया लिमिटेड के केस में माइनॉरिटी ने ऑब्जेक्शन किया था
ऑन द ग्राउंड दैट द अप्रूवल फ्रॉम द रिक्विजिट मेजोरिटी हैड नॉट बीन ऑब्टेन, मतलब मेजोरिटी की अप्रूवल नहीं मिली है फिर भी ये कंपनी तो देखो देखो मर्जर कर रही है। तो उन्होंने जो कोर्ट है उन्होंने इनकी बात नहीं मानी और मर्जर को अप्रूव कर दिया। इसको एक बार पढ़ते हैं। इन 2003 पार्के डेविस इंडिया लिमिटेड एंड फाइजर were considering implementation of scheme of merger. The minority shareholder of Parquet Davis Limited objected to the scheme on the ground that the approval from the requisite majority as prescribed in the Companies Act had not been obtained. They filed urgent petition before Division Bench of Bombay Court. The Division Bench of Bombay High Court by its order executed a order in 2003 restraining the company from taking further step in implementation of a scheme of amalgamation, which was further extended till September 2003. The dissenting shareholder filed a special petition with the Supreme Court. The turmoil came to end when Supreme Court dismissed the petition by the shareholders. Parquet Davis then proceeded to complete the implementation of the scheme of amalgamation with Pfizer. तो बेसिकली यही है कि इसमें ग्राउंड यही था पार्के डेविस का, जो शेयर होल्डर थे उनके माइनॉरिटी वाले उन्होंने कहा था कि नहीं मेजोरिटी का अप्रूवल नहीं मिला इसलिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और आगे जाने दिया। तो उसमें कुछ खास पढ़ने लायक है नहीं। अगला केस है इन केस ऑफ टॉमको विथ HLL merger. Similarly, in case of merger of Tomco with HLL, minority shareholder put forward an argument that as a result of the amalgamation, a large share of the market would be captured by HLL. However, the court turned down the argument and observed that there was nothing unlawful or illegal about it. तो इनका सिर्फ आर्ग्यूमेंट इतना ही था कि अगर ये दोनों मर्ज कर जाएंगे तो इनके पास मार्केट शेयर बहुत लार्ज हो जाएगा, कंपटीशन में दिक्कत आएगी। तो ये जो है कोर्ट ने बोल दिया नहीं ये इलीगल नहीं है लार्ज मार्केट शेयर होना, ये काम आपका नहीं, मतलब ये तो मर्जर तो होगा फिर वो बाद में CCI देखता रहेगा अपना। इसके बाद अगला है फेयर एंड रीजनेबल स्कीम मेड इन गुड फेथ। तो इसके बारे में लिखा हुआ है, इसके बारे में केस है ससेक्स ब्रिक्स कंपनी लिमिटेड। हाँ, ससेक्स ब्रिक्स कंपनी लिमिटेड का केस है। इसमें ऐसा हेल्ड किया गया दैट इट माइट बी पॉसिबल टू फाइंड फॉल्ट इन अ स्कीम दैट वुड नॉट बी सफिशिएंट ऑब्जेक्ट टू रिजेक्ट इट। देखो स्कीम में कुछ छोटा मोटा फॉल्ट फाइंड कर देना स्कीम को रिजेक्ट नहीं करवा सकता। आगे लिखा हुआ है इट वाज फर्दर हेल्ड दैट इन ऑर्डर टू मेरिट रिजेक्शन, अगर आपको रिजेक्शन स्कीम का करवाना है तो स्कीम मस्ट बी ऑब्वियसली अनफेयर, पैटेंटली अनफेयर टू द मीनिएस्ट इंटेलिजेंट। तो जो पेटिशन जो स्कीम जो है वो बिल्कुल ऑब्वियस होनी चाहिए कि हाँ अनफेयर ही है, बैलेंटली अनफेयर होनी चाहिए और अनफेयर होनी चाहिए हर तरीके से अनफेयर होनी चाहिए, मिनेस्ट इंटेलिजेंस में अनफेयर होनी चाहिए। इसके बाद आगे लिखा है इट कैन नॉट बी सेड दैट नो स्कीम कैन बी इफेक्टिव टू बाइंड dissenting shareholder until it complies with the basic requirement to the extent of 100%। तो ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि भाई डिसेंटिंग शेयर होल्डर को ये स्कीम बाइंड नहीं कर सकती क्योंकि 100% का अभी अप्रूवल नहीं आया, सभी अप्रूव करेंगे तभी ये स्कीम बाइंड करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो आगे लिखा है इन व्यू ऑफ द कोर्ट दैट नो स्कीम कैन बी सेड टू बी अ फुल प्रूफ एंड इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड फॉल्ट इन particular scheme, but that by itself is not enough to warrant a dismissal of petition for sanction of the scheme। तो कोई भी स्कीम कोई फुल प्रूफ तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ फॉल्ट उसमें आ ही सकता है, लेकिन इससे ये नहीं साबित हो जाता है कि आप इस स्कीम को हटा दो, निकाल दो, साइड में कर दो, हटा दो, वो कर दो ना। इफ़ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द स्कीम इज अनफेयर एंड रीजनेबल इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर, द कोर्ट वुड नॉट मेक एनी प्रोविजन इन द फेवर in the court will not make in the favor of dissentient। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि स्कीम फेयर और रिजनेबल है तो फिर तो स्कीम को वो कोर्ट नहीं रोकेगा। फॉर सच अ प्रोविज़न इज़ नॉट अ सीने क्वा नन टू sanctioning a fair and reasonable scheme unless any special case is made out which warrant exercise of court discretion in favor of dissenting। तो मतलब कुछ काम की बात नहीं है, जब तक कि कोई स्पेशल केस नहीं आया था कि हाँ सही में कुछ गलती हो रहा है तब तक कुछ केस चलेगा। इसके बाद अगला टॉपिक है माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। तो इसमें सबसे पहला केस आता है फॉस वर्सेस हार्बोटल का, जो कहता है मेजॉरिटी रूल के बारे में। तो इन ऑर्डर टू redress a wrongdoer to a company or to recover money or damage alleged to be due to company, the action should prima facie be brought by company itself। तो इसमें ये लिखा है कि
अगर कंपनी के साथ किसी ने गलत किए है, रॉन्ग डूअर जो है उसको अगर आपको रिड्रेस करवाना है, उसके खिलाफ एक्शन करना है, या आप पे जो कंपनी पे जो मनी और डैमेजेस जो कंपनी को ड्यू है, कंपनी को मिलने वाला है, अगर वो चाहिए तो वो जो एक्शन है वो कंपनी को खुद लेना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आ सकता उसके बीच उसके लिए। इसके आगे लिखा हुआ एक्सेप्शन टू माइनॉरिटी, नहीं कोई दूसरा भी कर सकता है, कोई सिंगल शेयर होल्डर भी कर सकता है। कब? जब अल्ट्रा वायर्स एक्ट हो। तो ये हेल्ड किया था धनेश्वरी कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस नीलकमल चक्रवर्ती के केस में। इफ मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर इफ मेजोरिटी ऑफ शेयर्स आर कंट्रोल्ड बाय दोज against whom the relief is sought, the complaining shareholder may sue in their own names but must show that the act complaint of are fraudulent character or beyond the power of the company। तो अगर देखो मेजोरिटी शेयर होल्डर कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी को, तो माइनॉरिटी उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है, लेकिन उनको शो ये करना पड़ेगा कि देखो उनने जो भी एक्ट किए वो सारे फ्रॉडुलेंट कैरेक्टर के हैं और कंपनी की पावर से आगे हैं, मतलब बियॉन्ड है, कंपनी पावर से बाहर है। तो ये फिर जो है अल्ट्रा वायर्स एक्ट माना जाएगा। देयर इज़ नो नीड टू कंसल्ट द व्यूज़ ऑफ मेजोरिटी। इसके बाद फिर मेजोरिटी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप फाइल कर सकते हो सूट। इसके बाद अगला केस आता है फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, कुक वर्सेस डिक का केस है। तो कुक जो है फ्रॉड कर रहा था माइनॉरिटी पे कि अपने आप को कॉक बता रहा था वो, तो माइनॉरिटी के साथ धोखा ही हुआ। तो फिर इस केस में जो है आप कर सकते हो। तो इसमें लिखा है वेयर माइनॉरिटी शेयर होल्डर फाइल्स सूट अलेजिंग फ्रॉड, suit should be tried even if majority has affirmed that is ratify the transaction। तो भले ही मेजोरिटी ने वो ट्रांजेक्शन को रेटिफाई कर दिया हो, लेकिन सूट तो ट्राई करना ही चाहिए। इसके बाद अगला केस है मैनियर वर्सेस हुपर टेलीग्राफ वर्क। तो इसमें लिखा हुआ है रॉन्ग डूअर इन कंट्रोल। तो सभी पुष्पा से बोल रहे थे कि रॉन्ग डूअर जो है कंट्रोल लेके बैठा है, तो पुष्पा कहता है हुप हुप, तो पार्टनर बोलते हैं मैनियर। तो मैनियर वर्सेस हुपर टेलीग्राफ वर्क। तो इसमें लिखा है where majority is wrongdoer and pocket property of company and individual shareholder has right to file a suit। तो बस जब मेजोरिटी जो है वो रॉन्ग डू करती है और कंपनी के जो पैसे हैं वो अपने जेब में डाल लेती है, प्रॉपर्टी जो है अपनी जेब में डाल लेती है एट द एक्सपेंस ऑफ माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी तो फिर सूट फाइल कर ही सकता है। अगला लिखा हुआ है माइनॉरिटी शेयर होल्डर इन सैडल ऑफ पावर। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास अगर किसी तरीके से पावर आ गई तो वो भी तो गलत कर सकते हैं ना। तो इसमें लिखा है माइनॉरिटी शेयर होल्डर इन सैडल ऑफ पावर कैन नॉट बी अलाउड टू परस्यू अ पॉलिसी ऑफ वेंचरिंग इनटू लिटिगेशन टू विच द मेजोरिटी शेयर होल्डर वाज अपोज। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास अगर पावर है और वो फालतू में हर कहीं पेटिशन लगा रहे हैं, हर किसी ज़बरदस्ती की लिटिगेशन में पड़ रहे हैं, तो ये वो नहीं कर सकते जब तक कि मेजोरिटी का अप्रूवल ना हो। तो इसमें लिखा है ये केस है LIC वर्सेस स्कॉट लिमिटेड का। तो एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर स्कॉट के साथ बीमार हो जाता है, तो LIC में उसने अपना इंश्योरेंस कराया और स्कॉट पे लिटिगेशन करने गया। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर इन सैडल ऑफ पावर जो है ये सब नहीं कर सकता। इसके बाद अगला है ऑपरेशन का केस। देखो ऑपरेशन कब माना जाएगा, तो SP जैन शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स का केस है, जिसमें मेयर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिटवीन माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी जो है वो एनफ नहीं होगा आपको केस करने के लिए ऑपरेशन का, अनलेस की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो स्पार्क हो रहा है स्प्रिंग फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी बाय मेजोरिटी इन मैनेजमेंट। तो मेजोरिटी सच में कंपनी के अफेयर को जो है गलत तरीके से कंडक्ट कर रही है तभी होगा। इसके बाद अगला लिखा है अ सीरीज ऑफ इलीगल एक्ट कैन लीड टू कंक्लूजन दैट देयर आर पार्ट ऑफ सेम ऑपरेटिव एक्ट ट्रांजेक्शन। तो सीरीज ऑफ इलीगल एक्ट है जो अलग एक्ट है, वो आप उनको मान सकते हो कि वो सेम ऑपरेसिव ट्रांजेक्शन है और वो ऑपरेशन है। तो ये फिर से वही सेम केस में हुआ था नीडल इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड वर्सेस नीडल इंडस्ट्री न्यू इंडिया होल्डिंग लिमिटेड के बीच केस में। इसके बाद अगला केस है संग्राम सिंह P गायकवाड़ वर्सेस शांति देवी P गायकवाड़ का। इसमें लिखा है कि व्हेन अ कंप्लेंट इज मेड as regards violation of statutory or contractual rights, shareholder may initiate a proceeding in civil court, but a proceeding under section 241 would be maintainable only when extraordinary situation is brought to the notice of court, keeping in view wide and far-fetched power of court in relation to affair of the company, and in this situation it is necessary that illegality in contract or in conduct of majority shareholder is pleaded and proved with sufficient clarity and precision
तो कुछ स्पेशल केस में ही जो है आप ऑपरेशन के लिए वो कंप्लेन कर सकते हैं। जब तक वो जब वो क्लियरिटी से प्रूव कर देंगे तभी आप कर सकते हो। इसके बाद ये ख़त्म होता है और अपना लास्ट टॉपिक शुरू होता है, पर वो नेक्स्ट वाले में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट टॉपिक, फैमिली होल्डिंग एंड देयर मैनेजमेंट। तो इसमें इसका इंट्रो ऐसा ही है कि फॉर फैमिली ऑन बिजनेस ट्रांजिशन इज़ क्रूशियल एस्पेक्ट दैट एवरी फाउंडर और ओनर शुड कीप इन माइंड while pursuing the strategic business objectives वगैरह इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट आगे लिखा हुआ है। तो वो ट्रांजिशन बड़ा क्रूशल होता है फैमिली ऑन बिजनेस के लिए, ऐसा है। मतलब आगे लिखा हुआ है पासिंग द बेंटन इज क्लियरली प्रायोरिटी फॉर फैमिली बिजनेस ओनर। ये इंट्रो है पूरा कि देखो बेंटन पास करना बड़ी प्रायोरिटी होती है फैमिली ओनर्स के लिए। सिंस द सक्सेशन कैन मेक और ब्रेक फैमिली, देखो सक्सेशन जो है कम फैमिली को ही ब्रेक कर सकता है, तो ट्रांजिशन प्लान होना बड़ा ही ज़रूरी है, स्ट्रक्चर ही। तो इसमें फिर आगे लिखा हुआ है कि देखो इसलिए जो है ट्रस्ट और उसके सिमिलर प्लान इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप एंड गवर्नेंस प्रोटोकॉल फॉर फैमिली मेंबर टिपिकली अ ट्रस्ट और सिमिलर एंटिटी फॉर्म बिकम पाइवटल टू द सक्सेशन प्लान। तो ट्रस्ट या इस टाइप का कोई सिमिलर एंटिटी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको अच्छी ओनरशिप और गवर्नेंस चाहिए फैमिली मेम्बर्स के बीच में। तो इसके बाद आगे लिखा है द फॉलोइंग आर सम ऑफ द की बेनिफिट ऑफ सक्सेशन प्लानिंग अंडर ट्रस्ट स्ट्रक्चर। तो देखो कुछ बेनिफिट मिलेंगे ट्रस्ट में अगर आप फैमिली प्लानिंग करते हो। तो सबसे पहला फ़ायदा है कंटिन्यूटी प्लानिंग होगी आपकी। तो आप जो है क्लियर लॉन्ग टर्म विज़न जो है कंटिन्यूटी प्लानिंग के हिसाब से लॉन्ग टर्म विज़न आप सेट कर पाओगे। उसके अलावा आप इंश्योर कर पाओगे कमिटमेंट फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फैमिली मेम्बर, क्योंकि वो कंटिन्यू रहेगा जो क्लियर लॉन्ग टर्म विज़न है। तो इसके आगे लिखा है दिस रिजल्ट इन कंटिन्यूड प्लानिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो प्लानिंग भी कंटिन्यू रहेगी। तो इसकी यही 3 फ़ायदे हैं इसमें कंटिन्यूटी प्लानिंग में कि लॉन्ग टर्म आपका क्लियर विज़न सेट हो जाता है, कमिटमेंट भी लॉन्ग टर्म मिल जाता है नेक्स्ट जनरेशन से और कंटिन्यू होती है प्लानिंग वन जनरेशन से अनदर। इसके बाद अगला है जनरेशनल चेंज। अगर जनरेशनल चेंज हो गया जैसे कि चेंज इन टेक्नोलॉजी ट्रेंड, तो फिर जो है नया चेंज आएगा नई जनरेशन के हिसाब से, तो हो सकता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी रहे। तो इसमें जनरेशनल चेंज में लिखा हुआ है फैमिली ऑन फर्म कैन स्ट्रगल टू कीप पेस विद ग्लोबल मेगा ट्रेंड, जो कि ग्लोबल जो है ट्रेंड होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो फैमिली बिजनेस जो है थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं उनके साथ जो है अपना सिंक में रहने में। तो लाइक डेमोग्राफिक शिफ्ट, जैसे ग्लोबल मेगा ट्रेंड में अगर डेमोग्राफिक शिफ्ट हो गए हैं या डिजिटल टेक्नोलॉजी में चेंज आ चुका है, तो ये अगर आप जब तक जो है न्यू जनरेशन को इन्वॉल्व नहीं करोगे आप स्ट्रगल करोगे, ऐसा लिखा हुआ है इसमें आगे। एट द सेम टाइम द करंट जनरेशन में नॉट ऑलवेज हैव कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी ऑफ न्यू जनरेशन टू टेक ओवर बिजनेस एंड मे आल्सो हैव लिमिटेशन रिलेटिंग टू देयर आइडिया ऑफ चेंज एंड ग्रोथ। तो करंट जनरेशन को न्यू जनरेशन में जो है न्यू जनरेशन में वो उनकी एबिलिटी पे जो है कॉन्फिडेंस नहीं रहता है उनकी, क्योंकि उनका आइडिया ऑफ चेंज जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाते इस वजह से। तो ये जो है इशू आता है जनरेशनल चेंज का। तो इसमें बस मेन चीज़ ध्यान रखना है कि ट्रेंड चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो न्यू जनरेशन का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है क्योंकि ये सब कुछ चेंज हो रहा है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि आइडिया ऑफ चेंज जो है न्यू जनरेशन का वो उन पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो ये सारी दिक्कत है। इसके बाद अगला है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो इसमें लिखा है अ ट्रस्ट वुड ले स्पेसिफिक प्रोटोकॉल गवर्निंग डिसीजन मेकिंग एंड इन केस ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डेडलॉक द प्रोसेस टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट। तो देखो ट्रस्ट स्ट्रक्चर तो बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड रहता है। तो अगर कुछ भी इशू आता है फैमिली के बीच में तो वो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होते हैं उसके डिसीजन मेकिंग के। तो वो कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा या डेडलॉक होगा तो वो उस प्रोसेस के हिसाब से उसको मैनेज कर लेंगे। दिस इंश्योर दैट द बिजनेस डज नॉट सफ़र इवन ड्यूरिंग फेस वेयर फैमिली मेम्बर आर नॉट अलाइन। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका बिजनेस सफ़र नहीं करेगा आप लोग के आपसी मतभेद की वजह से, आप लोग अलाइनमेंट में नहीं चल रहे हो तो ये फ़ायदा रहेगा इससे ट्रस्ट से। अगला लिखा हुआ है सिक्योरिटी ऑफ फैमिली और पर्सनल एसेट। तो आपकी पर्सनल एसेट भी और फैमिली एसेट भी सिक्योर रहेगी। इसमें कैसे लिखा है अ ट्रस्ट स्ट्रक्चर कैन फैसिलिटेट रिंग फेंसिंग ऑफ फैमिली एसेट। फैमिली एसेट के आसपास रिंग फेंस टाइप का लग जाता है अगर आप ट्रस्ट में जाते हो तो। प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम क्रेडिटर्स क्लेम एज वेल एज प्रोवाइडिंग सेफगार्ड अगेंस्ट क्लेम फ्रॉम फैमिली मेम्बर अपॉन डिसेबिलिटी, डिवोर्स पिटीशन, डिवोर्स और पार्टीशन एक्सेट्रा। तो अगर कोई क्रेडिटर क्लेम कर रहा है तब भी जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा ट्रस्ट एसेट को।
आपकी फैमिली में दिक्कत आ रही है, कोई मेंबर डिसेबल हो गया है या डिवोर्स ले रहा है, पार्टीशन मांग रहा है, तब भी उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो ये फ़ायदा है सिक्योरिटी ऑफ फैमिली और पर्सनल एसेट का। उसके बाद लास्ट है पूलिंग एंड सिंप्लिसिटी। तो इसमें लिखा है अ ट्रस्ट आल्सो सर्व एज मीन्स फॉर पुलिंग ऑफ असेट एंड फंड अंडर कॉमन कंट्रोल। तो ट्रस्ट जो है सारे असेट को एक कॉमन कंट्रोल के अंदर जो है क्या करते हैं, उसको पूल करके रखता है। दिस कैन प्रोवाइड हेयर द बेनिफिट ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल एंड हेल्प टू अवॉइड द प्रोबेट और कोर्ट प्रोसेस इन द इवेंट ऑफ डेथ। तो देखो, अगर ये इस तरीके से पूल करके रखेंगे तो जो हेयर जो है उनको बेनिफिट ये रहेगा कि उनका कंट्रोल लॉस नहीं होगा उससे, और वो अवॉइड कर पाएंगे कोई भी कोर्ट प्रोसेस वगैरह अगर किसी की डेथ हो गई है। तो ये सारे फ़ायदे हैं। इसको पांचों फ़ायदे को फिर से पढ़ते हैं। कंटिन्यूटी प्लानिंग, जो कि जिसमें लिखा है क्लियर लॉन्ग टर्म विजन, कमिट फ्रॉम न्यू जनरेशन वगैरह। तो कंटिन्यू प्लानिंग। दूसरा है जनरेशनल चेंज। तीसरा है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। चौथा है सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल और फैमिली एसेट। और पाँचवा है पूलिंग एंड सिंप्लिसिटी। और यहाँ पे ये ख़त्म होता है चैप्टर।